हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर इससे पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिए। ये हमारा 12वां वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका भी हम अध्ययन कर रहे थे। और जो हमारा एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 21 और 22 अक्टूबर को, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलेंगे। और वो जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ के अंदर से देखने को मिलेंगे। तो आपको जो वीडियो मिल रही है उनको आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये ही आपको एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगी, ये बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है जैव निम्नीकरण, एक होता है जैव अनिम्नीकरण। एक तो होता है जैव निम्नीकरण और सेकंड होता है जैव अनिम्नीकरण। तो जो निम्नीकरण होते हैं वो वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, या उनका अपगठन हो जाता है, या वो जो हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वो तो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। और जैव अनिम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जिनका अपगठन नहीं होता है। वो अगर उनको मिट्टी के अंदर दबाओगे तो भी, अगर आप उनको 2 साल बाद में 3 साल बाद में देखोगे तो भी वो वैसे के वैसे मिलते हैं। और वो पर्यावरण को क्या करते हैं, ये नुकसान करते हैं। क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो जैव निम्नीकरण होते हैं जिनका अपगठन हो जाता है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जिनका अपगठन हो जाएगा तो फिर वो किस में चेंज हो जाते हैं, खाद के अंदर चेंज हो जाते हैं, फिर वो मिट्टी बन जाती है। लेकिन जैव अनिम्नीकरण होते हैं उनका अपगठन नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। देखो इसमें दे रखा है घास, पॉलीथीन। घास जरूर जैव निम्नीकरण है क्योंकि घास का अपगठन हो जाता है, लेकिन पॉलीथीन क्या होती है, जैव अनिम्नीकरण होती है जिसका अपगठन नहीं होता। तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। सेकंड हमें दे रखा है घास और प्लास्टिक। घास जरूर जैव निम्नीकरण है, लेकिन प्लास्टिक क्या रहेगी, जैव अनिम्नीकरण होती है जिसका अपघटन नहीं होता। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगला दे रखा है पुष्प और फलों के छिलके। जो फलों के छिलके होते हैं उनका भी अपघटन हो जाता है, और जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनका भी क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, पुष्प एवं फलों के छिलके। डी हमें दे रखा है घास और कांच। जो गिलास कांच होता है उसका भी अपघटन नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। सी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि पुष्प और फलों के जो छिलके होते हैं उनका अपघटन आसानी से हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार श्रृंखला होती है जिसके अंदर पहले तो होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं, उत्पादक। उसके बाद में आता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में सेकंड आता है द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद में कौन सा आता है, तृतीयक उपभोक्ता आता है। और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और खाद्य श्रृंखला को अगर हम वैसे देसी भाषा में समझें तो जैसे घास होता है हमारा, क्या होता है, घास होता है। घास को कौन खाती है, हिरण खाता है। और हिरण को जो शेर आता है वो खाता है। तो उत्पादक तो कौन हो जाते हैं, घास हो जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सेकंड रहेगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ये आपस में क्या होते हैं, जैसे उत्पादक को कौन खाता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो सेवन करता है वो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को जो सेवन करता है वो क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो जैसे घास दे रखा है, घास को कौन खाता है, हिरण। हिरण को कौन खाता है, शेर। तो ये क्या बन जाती है, एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है, खाद्य श्रृंखला। तो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला बोल दो चाहे खाद्य श्रृंखला बोल दो। देखो फर्स्ट हमें दे रखा है घास, गेहूं और आम। देखो घास को गेहूं थोड़ी ना खाता है, घास को
आम थोड़ी ना खाएगा। तो ये तो तीनों ही क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, घास भी, गेहूं भी और आम भी। तो ये आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। देखो सेकंड हमें दे रखा है घास, बकरी तथा मानव। देखो घास को कौन खाता है, घास को बकरी खाती है, और बकरी को मांस के रूप में कौन खाता है, मानव खाता है। तो ये किसका निर्माण कर लेंगे, आहार श्रृंखला का। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव, तो ये क्या हो जाएगी, आहार श्रृंखला हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देखो आगे हमें दे रखा है बकरी, गाय और हाथी, ये तीनों भी क्या होते हैं, उत्पादक ही होते हैं। बकरी, गाय और हाथी तीनों ही क्या करते हैं, घास का सेवन करते हैं। उत्पादक तो नहीं रहेंगे, ये क्या रहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी। क्योंकि जो घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ये तो उत्पादक होते हैं। घास या पेड़ पौधों को जो खाता है वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो बकरी, गाय और हाथी क्या रहेंगे, तीनों ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, लेकिन खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। घास, मछली और बकरी, देखो घास को मछली, वो बकरी जरूर खाती है, लेकिन घास को मछली थोड़ी ना खाती है। मछली तो क्या होती है, जल के अंदर रहती है, और क्या खाती है, वो छोटे जो कीट आते हैं, जो छोटे जीव आते हैं, उनको खाती है। तो ये भी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेंगे। केवल कौन करता है, घास, बकरी या मानव। इसके अलावा सेकंड आपको ऑप्शन मिल जाता घास, हिरण और शेर, तो ये भी क्या होती है, हमारी आहार श्रृंखला होती। तो आपको ध्यान रखना, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक हम किसे बोलते हैं, जो घास हो गया, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम उत्पादक बोलते हैं। उसके बाद में उत्पादक को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पतन होता है, जैसे एक हमारा क्या होता है, जो हमारी लाइट आती है उसके अंदर कितने, दो तार आते हैं। इसमें एक तो क्या होता है, जो फेस का तार होता है, और सेकंड का कौन सा होता है, जिसे हम अर्थ बोलते हैं। तो जो दो तार आते हैं, ये आपस में क्या हो जाए, अगर आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाती है, जो हमारी बिजली होती है घरों में, जो लाइन जाती है, वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और जो शॉर्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु पतन। तो जो दो तार आते हैं हमारे, उन दोनों तारों का एक साथ मिलना, फिर क्या हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लघु पतन बोलेंगे। और लघु पतन के अंदर जो विद्युत धारा होती है उसका मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जो लघु पतन होती है उसके अंदर जो विद्युत धारा होती है उसका मान क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण इसके उपचार के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज तार का यूज किया जाता है। तो फ्यूज तार क्या करता है, जैसे ही तार में शॉर्ट सर्किट होती है तो फ्यूज तार क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और आगे बिजली नहीं जाती। तो हमारी जो घरेलू, जो जैसे हमारा फ्रीज होता है, पंखे होते हैं, जो भी लाइट होती हैं, वो खराब होने से बच जाती हैं, केवल किसके कारण, फ्यूज तार से। तो फ्यूज तार का क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड मैं बता दूं, जो हमारे घरेलू लाइन होती है, उसके अंदर कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्टेज आती है। और सेकंड 50 हर्ट्ज वाली लाइट आती है। कौन सी आती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये ध्यान रखोगे आप। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, गलत परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 1 किलो वाट हावर्स बराबर डैश, खालिस्तान दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलो वाट हावर्स होता है, उसके अंदर कितने जूल होते हैं, ये जूल होते हैं, जूल। तो आपको पता होना चाहिए। तो जो जो 1 किलोवाट हावर्स होता है उसके अंदर कितने रहेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या होते हैं, 36 लाख क्या होगा, जूल होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6। अगर 3.6 लगाएंगे तो एक शून्य आगे चल जाएगी, मल्टीप्लाई 10 का पावर, अब हमें जीरो कितना देर का, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा, या तो आप बोलो 3 6 और जीरो कितनी लगानी है आपको, 5, और आगे आ जाएगा जूल। या फिर आप बोल सकते हो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6
जूल। तो 1 किलोवाट हाउस के अंदर कितने होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶, या फिर 36 आएगा और 5 आपको क्या मिलेगी, 0 शून्य मिलेंगी, तो वो इतना ही मान होता है 1 किलोवाट हावर्स का। तो हमें दे रखा है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ है, आगे जूल दे रखा है। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ नहीं होती, कितनी होती है, 6 होती है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट रहेगा। देखो अगले की बात करें तो हमें 2.6 दे रखा है, 2.6 नहीं होता, कितना होता है, 3.6 होता है। देखो 36 दे रखा, आगे 2 और 3 5 0 दे रखी हैं, तो सी वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। और आगे कितनी जीरो दे रखी है, 4 0, क्योंकि कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो आप ध्यान रखोगे 36 और 5 0 मिल जाएंगे आपको, तो ये क्या होता है, जूल में मान होता है। या फिर आपको मिल जाए 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ मिल जाए, तो ये दोनों क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। इसके अलावा जो भी मान मिलता है वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए 1 किलोवाट आवर्स के अंदर 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ क्या होते हैं, जूल होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो जो हमारा मानव आई होती है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। और रेटिना को ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो जो हमारी मानव नेत्र होता है उसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो हमारी मानव नेत्र या मानव आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कॉर्निया के ऊपर भी नहीं बनता, परितारिका पर भी नहीं बनता, पुतली पर भी नहीं बनता, कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। दृष्टि पटल की जगह आपको क्या मिल सकता था, रेटिना भी मिल सकता था, जो भी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन, मानव सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो जो मानव आंख होती है, इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि मानव नेत्र जो होता है वो मिनिमम दूरी कौन सी होती है जिसको सुस्पष्ट देख सकता है। जैसे हमारी आंख है, आंख के पास कोई भी वस्तु लेकर के जाएं तो वो कौन सी दूरी होती है जहां तक हम आंख से सुस्पष्ट या अच्छी तरह से देख सकते हैं। उससे अगर आगे वस्तु को लेकर के आएंगे तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो वो मानव नेत्र के लिए मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इससे और पास वस्तु को लेकर के आएंगे मानव नेत्र के पास तो वो वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो मिनिमम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। हाँ, जिससे दूर आप रख सकते हो, दूर रखोगे तो वस्तु दिखाई देगी, ज़्यादा दूर ले जाओगे तो फिर वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे आप रखोगे तो वस्तु दिखाई देगी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से और अगर नेत्र के पास लेकर के जाओगे तो वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो हमें देर का 25 मीटर गलत रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर गलत। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है जिसको हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। ये किसकी बात की गई है, जो वयस्क होता है उसकी बात की गई है। और जो क्या हो, एकदम स्वस्थ नेत्र हो, जैसे जिनके अंदर रोग होते हैं जैसे निकटवर्ती दोष हो गया, दूरदृष्टि, उनके अंदर जरूर ये कमबत्ती हो सकती है। लेकिन जो जिसकी नेत्र क्या होती है, बिल्कुल ठीक होती है, उसके लिए 25 सेंटीमीटर। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि जो लेंस होता है वो कैसा होता है, पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जिससे हम आर पार देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिससे आर पार देख सकते हैं, या प्रकाश की जो किरण होती है वो उससे आसानी से गुजर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं। और पारदर्शक से ही क्या बनाया जाता है, लेंस बनाया जाता है। क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। जो जल होता है उसके अंदर से भी प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा।
अपवर्तन का नियम ये पढ़ते हैं हम। ये हमारे पास पानी है, अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो पानी में भी क्या जाती है, नीचे जो पानी होता है उसके अंदर से भी क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये इससे भी क्या कर सकते हैं, हम लेंस बना सकते हैं। कांच का तो लेंस बनाया जाता ही है। इसके अलावा और ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मिट्टी और प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या होती है, जैसे हमारी पॉलीथीन हो गई, वो भी क्या होती है, पारदर्शक होती है। लेकिन मिट्टी क्या होती है, अपारदर्शक होती है। कैसी होती है, अपारदर्शक, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, या प्रकाश की किरण भी इससे आर पार नहीं जा सकती। तो मिट्टी है जो क्या होता है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। बाकी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच और जल, इन तीनों से हम क्या लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जो लेंस सूत्र होता है वो ध्यान रखना है आपको, दर्पण सूत्र या लेंस है, लेंस सूत्र, तो वो कौन सा होता है, ए अपोन में वी माइनस ए अपोन में यू बराबर 1 अपोन में एफ होता है। तो ये आप लेंस या दर्पण सूत्र ध्यान रखोगे, कौन सा होता है, 1 अपोन में वी माइनस 1 अपोन में यू बराबर 1 अपोन में एफ। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। इसके अलावा जो u होता है वो क्या होता है, बिंब की दूरी। और f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी। तो ये तीनों आपको ध्यान होना चाहिए, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। तो इनमें से हमें कोई भी दो मान दे सकता है और तीसरा मान हमें निकलवा सकता है। तो इसके अंदर भी हमें देखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी तो हमें f दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब की लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन सके। तो प्रतिबिंब की दूरी भी हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब v हो जाएगा, v का मान भी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और u का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें दो मान दिए गए हैं, तो तीसरा मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे और मान प्राप्त करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ करके, देखो तो हमें दे रखा है 1 अपोन में v माइनस 1 अपोन में u बराबर 1 माइनस 1 अपोन में f दे रखा है। इसके अलावा एक परिपाठी नियम होता है, जैसे लेंस रहेगा या दर्पण होता है, उसके अगर राइट साइड जो भी मान होता है वो किस में लिया जाता है, प्लस के अंदर। लेफ्ट साइड जो भी मान रहेगा वो माइनस में। ऊपर जो भी मान लिया जाता है वो प्लस में। नीचे जो भी मान लेते हैं वो किस में लिया जाता है, माइनस के अंदर लिया जाता है। ये लेंस के अंदर बताया जाता है कि ये जो ध्रुव बिंदु रहेगा उससे अगर राइट साइड जाएंगे तो प्लस में, लेफ्ट साइड माइनस में, ऊपर जाते हैं प्लस में, नीचे माइनस में संख्या को लिया जाता है। तो अब v और f रहेगा, वो जो अवतल लेंस होता है उसके अंदर माइनस में होते हैं। तो v का मान हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, जो माइनस के अंदर लेंगे हम। इसके अलावा हमें f का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, जो भी हमें किस में लेना है, माइनस के अंदर लेना है। तो -10 और -15, u का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इस सूत्र से हम क्या रखते हैं, 1 अपोन में u निकालेंगे। तो 1 अपोन में u निकालेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, 1 अपोन में u बराबर 1 अपोन में v माइनस 1 अपोन में f आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जो 1 अपोन में v है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें माइनस दे रखे तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपोन एफ तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 1 अपोन में v क्या रहेगा, प्लस का। तो अब 1 अपोन में u आ जाएगा, 1 अपोन में v का मान हमें -10 दे रखा है, माइनस 1 अपोन में f का मान हमें -15 दे रखा है। देखो अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के किसका हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ से कर लो आप, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ,
तो इसमें हमें 1/u/1/v मान दे रखा है। तो अब अगर हम निकालें तो 1/u बराबर, ये हमें माइनस का दे रखा है 1/10, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/10, और प्लस का कितना आ जाएगा 1/15। अब दोनों में आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 30 आ जाएगा। अगर 3 तक करोगे तो -3, और 5 को करोगे तो प्लस के 2, कितने आ जाएंगे, माइनस के 3 आएंगे, प्लस के 2 आएंगे। अगर दोनों को करोगे तो माइनस का 1/30 आ जाएगा। तो 30 मान किसका आ रहा है, माइनस का। तो 1/u बराबर कितना आ जाएगा, -1/30। तो u का मान आप निकालोगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो बिम की दूरी कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी। जो हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर जो नहीं आएगा, 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो बिम की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसके अलावा मैंने परिपाठी नियम बताया, अगर लेफ्ट साइड लेते हैं माइनस में, राइट साइड लोगे प्लस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में लिया जाता है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यह आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम में आपको डायग्राम भी दे सकता है, जैसे ये हमें मान दे रखा है 20 ओम, एक 4 ओम देर का, हो सकता है तीसरा मिल जाए, 2 भी मिल सकते हैं। तो जो लगातार श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, जैसे एक जुड़ गया उससे वापस दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। और श्रेणी क्रम के लिए जो प्रतिरोध निकाला जाता है वो प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में डैश डैश डैश। तो जो R जो तुल्य प्रतिरोध या लास्ट जो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं, उसके अंदर जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, केवल जोड़ना है। तो हमें एक 20 ओम देर का, एक 4 ओम, जो प्रतिरोध होता है उसका जो सिंबल होता है वो किससे डिनोट करते हैं हम, ओम से, और ये ओम का सिंबल होता है जो आपको दे रखा है। तो एक 20 देर का, एक 4 देर का श्रेणी क्रम में है, तो R निकालने के लिए हमें R1 प्लस में R2 देर का है, R1 हमें 20 देर का, R2 4 देर का है, तो 20 प्लस में 4 आपको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 24 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, 24 ओम। तो ये आप ध्यान रखोगे। अगर लगातार क्रम में जुड़ रहे हैं, जैसे एक प्रतिरोध जुड़ गया, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध है, फिर तीसरा है, तो वो श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम के लिए अगर हम टोटल प्रतिरोध निकालते हैं तो सभी को जोड़ दिया जाता है, वो श्रेणी क्रम कहा जाता है। दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जैसे ये परिपथ हो गया, इससे ऊपर जोड़ा जाएगा एक, एक नीचे जोड़ते हैं, एक और भी नीचे जोड़ा जाएगा, और फिर तीनों वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमारे को नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो समांतर क्रम वाला, जैसे ये हमें मिल जाए 20 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम मिल गया। ये तीनों अगर किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम के लिए जो प्रतिरोध निकाला जाता है टोटल, वो होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 बटा 1/RN, या डैश डैश बोल सकते हो आप। तो श्रेणी क्रम होता है, उसके अंदर तो केवल जोड़ा जाता है कंटिन्यू, और जो समांतर क्रम होता है उसके अंदर 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 R4 जितना भी अगर आपको दिया गया है उनको 1/R की फॉर्म में उनको ऐड करना है। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में जो भी मान आता है फिर किसका मान आ जाएगा, R का। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अगर श्रेणी क्रम आपको देखने को मिल जाए तो जितने प्रतिरोध दे रखे उनको आपको केवल जोड़ना है। तो हमें दो दे रखे हैं, एक 20 ओम दे रखा है, एक 4 ओम दे रखा है, तो दोनों को आपको जोड़ना है। 20 और 4 को जोड़ोगे तो 24 होगा। अगर तीसरा भी दिया जाता तो तीसरे को भी ऐड कर दे तो टोटल होता जो मान होता, तो कितना आ जाएगा, 20 और 4 24 ओम। जो हमारा सी दे रखा है, सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखो, अगले में हमें समांतर क्रम दे रखा है, एक परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब हमें समांतर क्रम में दे दिया, मैंने बता दिया एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े होते हैं। ये एक हमें दे रखा है 5 ओम, सेकंड हमें दे रखा है 10 ओम, थर्ड हमें दे रखा है 30 ओम। तो हम मान सकते हैं कि R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है। तो
मैंने बताया समांतर क्रम का होता है 1 अपॉन में r बराबर 1 अपॉन में r1 प्लस में 1 अपॉन में r2 प्लस में 1 अपॉन में r3 आएगा। अगर 4 होते तो r4 और आ जाता। तो 1 अपॉन में r बराबर 1 अपॉन में r1 कितना देर का हमें 5 ओम, तो 1 अपॉन में 5 प्लस में 1 अपॉन में कितना करना है आपको 10 करना है, प्लस में 1 अपॉन में कितना करोगे 30 करना है आपको। केवल इतना ही काम करना है। 1 अपॉन r की फॉर्म में आपको इनको लिखना है। अब लिख लिया 1 अपॉन में 5 प्लस में 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 30। अब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। तो 1 अपॉन में r आ जाएगा 5, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 आ गया। 30 को अगर 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10 को करेंगे 3 आ जाएगा। 30 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 और 3 9 और 1 10 आएगा। 10 अपॉन में 30 और 10 अपॉन 30 करेंगे तो 1 अपॉन में 30 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में r का मान आ गया 1 अपॉन में 30। अगर r का मान निकालेंगे तो r का मान कौन सा आता है निचला आएगा। तो r का मान आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 से करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 30 नहीं आएगा 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। और 1 अपॉन 3 आता है तो r का मान निकालेंगे तो r का मान निचला होता है जो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो आपको यही करना है 1 अपॉन r की फॉर्म में इनको लिखना है। अगर 1 अपॉन 10 को अगर अपॉन में 30 हमें डिवाइड में दे रखा है तो इन दोनों को 0 0 कटेगी तो नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, ऊपर 1, तो 1 अपॉन में 30 आ जाएगा। जो नीचे जो मान होता है वो ही क्या आता है हमारा प्रतिरोध आता है। अगर ऊपर जैसे हमारे को मान आ जाता 2 अपॉन 3 आ जाता, जैसे 1 अपॉन में r 2 अपॉन 3 आ जाता, तब r का मान हम क्या कर देते इसको उल्टा कर देते, फिर क्या आ जाता 3 अपॉन में 2 ओम आ जाता। अगर ऊपर भी संख्या 1 आती है ना तब तो नीचे वाला ही मान आएगा। अगर ऊपर भी संख्या आती है तो फिर इनको क्या कर देना आपको उल्टा कर देना है। वही क्या रहेगा हमारा फाइनल प्रतिरोध रहेगा, टोटल प्रतिरोध। तो इसके अंदर कौन सा है हमारा 3 ओम, जो हमें ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 3 ओम, जो हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको दोनों ध्यान रखने, श्रेणी क्रम में लगातार जुड़ा रहेगा। हो सकता है आपको एग्जाम में ये डायग्राम मिल जाए तो आप समांतर क्रम समझोगे। अगर आपको लगातार जोड़ के बता दे तो इसको आप कौन सा समझोगे श्रेणी क्रम समझोगे। श्रेणी क्रम में आपको लगातार जोड़ना है, टोटल लिखना है। समांतर क्रम में आपको 1 अपॉन में r बराबर 1 अपॉन में r1 प्लस में 1 अपॉन में r2 प्लस में 1 अपॉन में r3 करना है। अगर 4 मान दे रखे हैं प्लस में 1 अपॉन में r4 आ जाएगा। जितने मान दे रखे हैं उनको आपका एलसीएम लेना है, मान निकालना है। कटते हैं तो उनको काटना है। अगर ऊपर 1 आ रहा है नीचे संख्या आ रहा है तो नीचे वाला मान होगा। अगर ऊपर भी 1 से ज़्यादा संख्या आ रही तो उसको विपरीत कर देना आपको, जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर देना है। और वो ही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल। जैसे मैंने एग्जांपल बताया 2 अपॉन 3 आ जाता तो 3 अपॉन 2 ओम, फिर हमारा क्या आता फाइनल आंसर आता। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।